पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चरक ने। आपको बता दें दोस्तों कि आयुर्वेद के मर्मज्ञ चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने औषधि शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा था, जिसे भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है और इन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया आपको बताना है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चरक को। आपको मैंने अभी बताया कि चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा था, जिससे भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है और इन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछता है कि जो कागज बनाने की कला थी वह किसने खोजा था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी चीनियों ने। आपको बता दें दोस्तों कि कागज बनाने की कला ईसा पूर्व द्वितीय सदी में चीनियों द्वारा खोजी गई थी और आधुनिक पेपर बनाने की प्रक्रिया की खोज जिंग झांग ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कौन से दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी दो सभ्यता थे जिन्होंने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय एवं यूनानी। बता दें कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद उत्तर पश्चिमी भारत यूनानियों के संपर्क में आने लगा था और भारतीय एवं यूनानी संस्कृतियों के मिलन से ही गांधार कला की उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है। आपको बताना है कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 135 ईयर्स, यानी वर्ष। बता दें कि विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी वह 57 ईसा पूर्व से में की गई थी और शक संवत ईस्वी 78 में प्रचलित किया गया था। अगर दोनों को मिला लें तो 57 + 78 तो बराबर 135 वर्ष का अंतर हो जाता है। यानी विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है, तो 135 वर्ष का अंतर हो जाता है। आगे देख लेते हैं, कनिष्क की राजधानी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताना है कि कनिष्क की राजधानी इनमें से कहाँ थी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी पेशावर। बता दें दोस्तों कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क की राजधानी पेशावर थी। मथुरा उसकी द्वितीय राजधानी एवं उसके शासन का मुख्य केंद्र भी था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया। आपको बताना है जो भारतीयों के लिए महान सिल्क आरंभ किसने कराया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कनिष्क ने। आपको बता दें कि कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम के मार्ग को अपने नियंत्रण में रखा, क्योंकि यह उनके साम्राज्य से होकर गुजरता था और यह मार्ग उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत था, क्योंकि इसे जाने वाले व्यापारी बहुत अधिक कर देते थे और इस सिल्क व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने बिचौलियों के रूप में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उत्तर पश्चिम भारत एक अत्यंत समृद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जो कुषाण काल था उसमें सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कला के क्षेत्र में। बता दें कि कुषाण काल में कला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ था और गांधार कला सर्वप्रथम इसी समय प्रकाश में आई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है जो अशोक द्वितीय है के नाम से किसे जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कनिष्क को। आपको बता दें दोस्तों कि कनिष्क भी बौद्ध मतानुयायी था तथा उसने अशोक की भांति बौद्ध धर्म का प्रचार साम्राज्य के साधनों से कराया और बौद्ध अनुश्रुतियों में कनिष्क को अशोक के समान बताया गया है, अतः द्वितीय अशोक कनिष्क ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कि इनमें से कौन बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुषाण शासकों ने। आपको बता दें कि कुषाणों के पास स्वर्ण का भारी भंडार था जिसे उन्होंने एशिया के अल्टाई पहाड़ों एवं रोम से प्राप्त किया था और स्वर्ण सिक्कों का प्रारंभ कुषाण शासक विम कडफिसेस के काल में हुआ था तथा कनिष्क के समय तक भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राओं का निर्माण होने लगा और कुषाण कालीन सिक्के शुद्धता की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन थे? आपको बताना है कि जो कलिंग प्रदेश के महान शासक वह कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी खारवेल। आपको बता दें कि हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग प्रदेश के शासन के रूप में खारवेल का उल्लेख मिलता है और खारवेल चेदी वंश का था और खारवेल को महाराजा महामेघवाहन एवं कलिंगाधिपति कहा जाता है और यह जैन धर्म का संरक्षक भी था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित वंश क्रम में कौन सही है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वंश क्रम सही है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी बता दें कि मौर्य, शुंग, कुषाण एवं गुप्त वंश क्रम निम्नमत हैं। तो बता देते हैं, तो मौर्य की बात करें दोस्तों तो यह 322 से 185 ईसा पूर्व तक इसका समय था। इसके बाद अगर शुंग की देख लेते हैं तो यह 185 से 75 ईसा पूर्व था। कुषाण की देख लेंगे दोस्तों तो यह 58 ईसा पूर्व से 174 ईस्वी तक था। अगर गुप्त की बात करें दोस्तों तो 319 से 550 ईस्वी तक इसका शासनकाल वंश था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताना है कि जो गुप्त साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रगुप्त प्रथम को। बता दें कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक था। आपको बताना है कि गुप्त वंश का संस्थापक इनमें से कौन था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी श्री गुप्त। आपको बता दें दोस्तों कि इस गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। वे एक सामंत राजा थे और उन्हीं के नाम से आगे इस वंश को गुप्त वंश कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी समुद्रगुप्त को। बता दें कि इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है और समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का प्रमुख शासक था जिसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है वह किस वंश से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुप्त वंश से। बता दें कि गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है और विक्रमादित्य ने 374 से 415 ईस्वी तक लगभग 40 वर्षों तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है कि इनमें से किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को। बताया मैंने कि गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की एवं चांदी के सिक्के भी जारी किए और उसकी अन्य उपलब्धियां विक्रमांक, विक्रमादित्य तथा परम भगवत थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग
आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी गुप्त काल को। बता दें दोस्तों कि गुप्त काल में भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी और चारों ओर शांति का माहौल था। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि कुतुब मीनार के पास जो स्थित लौह स्तंभ है उसे किस राजा ने बनवाया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आपको बता दें कि यह माना जाता है कि मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था और इसकी विशेषता यह है कि आज भी इसकी चमक धुंधली नहीं हुई है और इस पर चंद्र नामक राजा का भी उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे। बताना है जो गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए थे उसका क्या नाम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी रूपक। आपको बता दें कि गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे और इनका निर्माण क्षत्रप सिक्कों की तरह किया गया था और इन सिक्कों का वजन 30 ग्रेन से 35 ग्रेन तक होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वराह मिहिर एक महान क्या थे। आपको बताना है कि वराह मिहिर जो थे वह इनमें से क्या थे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी खगोलविद। आपको बता दें कि वराह मिहिर एक खगोलविद थे और खगोल शास्त्र पर उनके प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका है और बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है कि जो चीनी यात्री फाहियान था वह किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपको बता दें कि चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में 399 ईस्वी में भारत आया तथा 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना तथा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों को देखना तथा फाहियान का जन्म चीन के वुयांग नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उल्लिखित राजाओं का निम्न में से कौन सा एक कालक्रम सही है। आपको बताना है कि इनमें से किस राजा का कालक्रम सही है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कुमारगुप्त प्रथम। बता दें कि समुद्रगुप्त के पश्चात उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य राजा हुए और उनके पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र कुमारगुप्त प्रथम राजा हुए और कुमारगुप्त के पश्चात स्कंदगुप्त राजा हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। आपको बताना है कि किसके परिणाम स्वरूप जो 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, किसके परिणाम स्वरूप हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी हुड़ आक्रमण के। आपको बता दें कि गुप्त साम्राज्य के पतन में हुड़ों का आक्रमण विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है और यद्यपि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को परास्त किया था तथापि उसने उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं किया और बार बार हुड़ों के आक्रमण के बावजूद गुप्त राजाओं ने उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुड़ों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की। बताना है कि इनमें से कौन सा राजा था गुप्त जिसने हुड़ों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी स्कंदगुप्त। आपको बता दें कि स्कंदगुप्त एवं हुड़ों के मध्य हुए संघर्ष के विषय में जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, चंद्रगर्भ परिप्रेक्षा, चंद्र व्याकरण तथा कथा सरित सागर से प्रकाश पड़ता है और जूनागढ़ अभिलेख में हुड़ों को
म्लेच्छ कहा गया है। और स्कंदगुप्त ने हुड़ों को परास्त करने के पश्चात क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने सारंग धारण करने वाले भगवान विष्णु की मूर्ति भीतरी में स्थापित की थी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हम कोई वीडियो डालेंगे दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।